14 फरवरी 2003 इस दिन सजनी कृष्णन नाम की एक लड़की की हत्या हो जाती है। इसके कातिल को ढूंढने में तकरीबन 15 साल लग जाते हैं और इन 15 सालों में इसका कातिल अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से बिता रहा था। चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सजनी कृष्णन मिस्टर कृष्णन की दूसरी बेटी थी। मिस्टर कृष्णन कैल्को मिल में एक कर्मचारी थे और सजनी की मां का नाम यामिनी कृष्णन था, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कर्मचारी थी। वो परिवार अपना जीवन अहमदाबाद में बहुत ही खुशी से बिता रहा था। सजनी बचपन से ही बहुत ही होशियार बच्ची थी और वो अपनी माँ की तरह ही बैंक में नौकरी करना चाहती थी। वो कॉमर्स ग्रेजुएट थी और उसने अकाउंटेंसी में डिप्लोमा भी कर रखा था और जल्द ही उसने अपना सपना पूरा कर लिया और उसे बैंक में नौकरी भी मिल गई। अब सजनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई थी, जिससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। इसीलिए उसके माता पिता उसके लिए लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। नवंबर 2002 में उसकी शादी थरुण दिनाराज नाम के एक व्यक्ति से तय होती है। थरुण दिनाराज एक बास्केटबॉल प्लेयर था और वो मध्य प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी था। वो मिस्टर जीनाराज और आनम्मा का सबसे बड़ा बेटा था। उसके माता पिता कोट्याम में एक बिजनेस चला रहे थे, लेकिन बाद में वो मंदसौर मध्य प्रदेश में आकर बस गए। तरुण को बास्केटबॉल खेलने का इतना शौक था कि वो मैच खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक मैच के दौरान तरुण की बीच वाली उंगली पर चोट लग गई थी, जिसके कारण वो उस उंगली को मोड़ नहीं सकता था। तरुण और उसके छोटे भाई ने अहमदाबाद में अपनी पढ़ाई पूरी करी और बाद में उन्हें भोपाल में एक नौकरी मिल गई। जैसे कि तरुण ने काफी बास्केटबॉल मैचेस खेले थे और एक मैच के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की का नाम मुझे कहीं नहीं मिला, इसीलिए हम उसे अंजलि के नाम से जानेंगे, क्योंकि इससे कहानी सुनने में आसानी होगी। तरुण और अंजलि दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे वो प्यार में भी पड़ जाते हैं। तरुण और अंजलि एक दूसरे के साथ 4 साल तक रिलेशन में रहते हैं, लेकिन तरुण की मां ने उनके इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि अंजलि गुजरात की पारसी थी और तरुण का परिवार केरल से था। इस प्रकार तरुण की मां ने नवंबर 2002 में तरुण का रिश्ता सजनी के साथ तय कर दिया था। तरुण किसी तरह इस रिश्ते के लिए मान गया और अगले ही महीने यानी दिसंबर 2002 में इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन तरुण शादी के बाद अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के संपर्क में था, क्योंकि उसे कहीं से पता चल गया था कि अंजलि की शादी होने वाली थी और उसकी शादी टूट गई है। उसके बाद तरुण ने सजनी से तलाक के लिए भी पूछा, लेकिन सजनी ने उसे तलाक के लिए मना कर दिया। इसीलिए तरुण के पास उसके साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। तरुण और सजनी ने अपना मन बना लिया था और अब वो दोनों काफी आराम से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। कुछ दिनों बाद तरुण सजनी की सैलरी का भी इस्तेमाल करने लगा था और तरुण ने सजनी और अपने बैंक अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में बदल दिया था और अब दोनों में से कोई भी इस अकाउंट में पैसे डाल या निकाल सकता था। सजनी ने ये बात अपनी माँ से भी की, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नया विवाहित जोड़ा ऐसा करता है और ये बहुत ही सामान्य सी बात है। 14 फरवरी 2003 वो दिन वैलेंटाइंस डे था और तरुण सजनी से कहता है कि वो अपने छोटे भाई को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता है और सजनी इस बात पर हाँ कर देती है और फिर वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। सजनी से बात करने के बाद तरुण 7:30 पर घर से निकल जाता है। घर से निकलते समय उसने अपने पड़ोसियों से भी बात की और बताया कि वो अपने भाई को डिनर के लिए इनवाइट करने जा रहा है। तरुण अपने भाई के घर पहुंचता है और वो उसे इनवाइट करने के बाद उसके साथ कुछ देर बात करता है और वापस अपने घर आ जाता है। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और उसने ये भी देखा कि बेडरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो जैसे ही बेडरूम के अंदर गया तो उसे एक बहुत ही खौफनाक चीज दिखी, जो कि उसकी पत्नी की लाश थी और वहाँ बेड पर कुछ सोना और कैश रखा हुआ था, जो कि सजनी ने ही वहाँ पर रखा था, क्योंकि वो अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 को बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाली थी और उसके लिए वो अपना सामान पैक कर रही थी। घबराया हुआ तरुण जोर जोर से रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसके पड़ोसी भी भागकर आ जाते हैं। घबराहट के कारण तरुण बेहोश हो गया था। पड़ोसियों ने जल्द ही पुलिस वालों को फोन किया और फिर सजनी और तरुण के परिवार को। पुलिस वहां पहुंचती है और फिर उन्हें संदेह होता है कि शायद ये चोरी का मामला हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि अगर चोरी का मामला होता तो घर से कैश और सोना गायब होना था, जो कि नहीं था और वो बेड पर ही पड़ा था और सबको
लगता है कि ये एक हत्या का मामला है। उसके बाद सजनी के शव को अस्पताल ले जाया गया और बेहोश थरुण को भी उसके साथ ले जाया गया। होश में आने के बाद थरुण अपनी मरी हुई पत्नी के लिए रोने लगता है। फिर पुलिस के द्वारा थरुण को घर भेज दिया जाता है। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो शव के साथ अच्छी तरह छानबीन करना चाहते थे। फिर पुलिस को डॉक्टर्स बताते हैं कि सजनी का गला दुपट्टे से घोटा गया है, जिसके कारण उसका दम घुट गया और वो मर गई। 16 फरवरी 2003 को इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस थरुण और सजनी के घर पहुंचती है और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि थरुण गायब है। और फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि 15 फरवरी 2003 के दिन थरुण ने अपने जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें तरुण आखिरी बार 15 तारीख की सुबह दिखा था। काफी खोज करते हैं लेकिन तरुण नहीं मिलता और फिर इस मामले को एक अनसुलझे मामले के रूप में छोड़ दिया गया था और तकरीबन 15 साल बीत जाते हैं और तब ये मामला एक अजीब सा मोड़ लेता है। तब एक नए डीसीपी इस अनसुलझे मामले को दोबारा खोलकर तरुण का पता लगाते हैं और उनका नाम था डीसीपी दीपन बदरान। 2015 में उनकी नई ज्वाइनिंग हुई थी और उन्होंने सजनी के अनसुलझे केस को भी देखा था और उन्हें शक था कि शायद थरुण पहचान की चोरी करके जी रहा है। पहचान की चोरी का मतलब है किसी और व्यक्ति की पहचान का धोखे से उपयोग करना। डीसीपी दीपन को थरुण की मां यानी अनम्मा के ठिकाने का पता चलता है। डीसीपी उसके मोबाइल की कॉल्स को ट्रैक करते हैं और यहाँ तक कि 2 पुलिस अधिकारियों को उसी बिल्डिंग में रहने के लिए भेज दिया जाता है जहां अनम्मा रह रही थी। डीसीपी दीपन के कहने पर पुलिस अनम्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जनगणना भी करवाती है। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि अनम्मा के पति यानी तरुण के पिता की साल 2009 में मौत हो गई थी और तब से अनम्मा अकेली ही रह रही थी, लेकिन वो कभी कभी अपनी भतीजी निशा से मिलने बेंगलोर आती जाती रहती थी। अनम्मा की भतीजी निशा एक शादीशुदा महिला थी और उसके 2 बच्चे थे और निशा के पति का नाम प्रवीण बटेले था। पुलिस ने जब अनम्मा के मोबाइल को टैप किया था तो तब उन्हें पता चला था कि वो 2 नंबरों से सबसे ज्यादा बात कर रही है। एक नंबर निशा का था और दूसरा नंबर ओरेकल नाम की कंपनी के एक कर्मचारी प्रवीण बटेले के डेस्क से था। कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने प्रवीण का बैकग्राउंड निकाला और पता चला कि प्रवीण नाम का ये व्यक्ति पहला अहमदाबाद में ही रहता था और पेशे से ये भी फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर था। फिर डीसीपी दीपन पुलिस को निशा के सोशल मीडिया हैंडल की जांच करने का आदेश देते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि निशा ने खुद की और अपने बच्चों की और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों तक की फोटोज अपलोड की हुई थी, लेकिन अपने पति प्रवीण के साथ एक भी फोटो नहीं थी। और फिर ये भी पता चलता है कि निशा अनम्मा की भतीजी भी नहीं है। डीसीपी दीपन इंस्पेक्टर किरण चौधरी को बेंगलोर में प्रवीण बटेले नाम के इस व्यक्ति की जांच करने के लिए भेजते हैं। 23 अक्टूबर 2018 की रात 11:45 पर इंस्पेक्टर चौधरी तरुण के ओरेकल के ऑफिस में पहुंचते हैं और वो सादी वर्दी में थे। वो वहां के प्यून को बताते हैं कि वो प्रवीण बटेले के दोस्त हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं और फिर वो लॉबी में बैठकर इंतजार करने लगते हैं और तकरीबन 15 मिनट के बाद प्रवीण उनके सामने आता है। इंस्पेक्टर चौधरी अपना राइट हैंड उससे मिलाने के लिए आगे करते हैं। हाथ मिलाते समय इंस्पेक्टर चौधरी ने प्रवीण की बीच वाली उंगली को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उंगली नहीं हिली और फिर इंस्पेक्टर चौधरी कहते हैं, हेलो तरुण, मैं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से हूँ, चलो चलते हैं। तरुण बिना किसी सवाल जवाब के उनके पीछे चुपचाप चल देता है और रास्ते में इंस्पेक्टर चौधरी किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और लिखते हैं गॉट इट। फिर उसे अहमदाबाद लाया जाता है। अब सबके दिमाग में ये सवाल था कि आखिर असली प्रवीण बटेले कौन है जिसकी इसने पहचान चुराई है। और जब इसके बारे में तरुण से पूछा गया तो उसने बताया कि प्रवीण बटेले कोई और नहीं बल्कि मेरा कॉलेज का दोस्त था। 15 फरवरी 2003 को तरुण भागकर अपने दोस्त प्रवीण बटेले के घर जाता है और उससे कहता है कि वो नौकरी की तलाश कर रहा है और क्या वो अपने घर पर उसे कुछ दिन के लिए रहने दे सकता है। मासूम प्रवीण अपने दोस्त तरुण को अपने घर रहने दे देता है। धीरे धीरे तरुण प्रवीण के सारे दस्तावेज चुराना शुरू कर देता है जो कि ज्यादातर उसकी पहचान से संबंधित थे। तरुण प्रवीण के नाम पर एक पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर देता है और वो प्रवीण के घर का सत्यापन भी पूरा कर देता है। वो 3 महीने के लिए अपने दोस्त के घर रहता है और खुद को प्रवीण बटेले के रूप में पेश करने के लिए उसने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए थे और असली प्रवीण को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तरुण जिनाराज जो कि कानूनी कागजों में प्रवीण बटेले बन चुका था,
उसे पुणे में नौकरी भी मिल जाती है। वो फिर पुणे शिफ्ट हो जाता है और वहाँ काम करना शुरू कर देता है और वहाँ उसकी मुलाकात निशा से होती है, जो कि एक आईटी कंपनी में नौकरी करती थी। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उससे इन दोनों को 2 बच्चे भी होते हैं। और निशा भी तरुण को प्रवीण ही समझ रही थी, क्योंकि उसे तरुण की धोखेधड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तरुण ने पहचान की चोरी इतनी अच्छी तरह की थी कि उसने पासपोर्ट का उपयोग करके 3 से 4 बार विदेश में यात्रा भी कर ली थी। और अब बात ये आती है कि सजनी को किसने मारा था। सजनी को तरुण ने ही मारा था। उसने सजनी की लाश को अपनी प्रेमिका अंजलि को उपहार में देने के लिए सजनी की हत्या कर दी थी। 14 फरवरी 2003 की सुबह 7:30 पर जब तरुण अपने घर से निकलता है तो उसने जानबूझकर अपने पड़ोसियों से बात की थी और अपने पड़ोसियों को ये भी बताया कि वो अपने भाई को इनवाइट करने जा रहा है। तभी उसके पड़ोसी चश्मदीद गवाह बन गए थे। फिर तरुण पीछे के गेट से घर के अंदर आता है और बेडरूम में घुसकर वह दुपट्टे से सजनी का गला दबा देता है। उसने दुपट्टा तब तक कस कर रखा जब तक सजनी ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। सजनी को मारने के बाद तरुण ने घर का सामान इधर उधर फेंक दिया, क्योंकि सबको लगे कि यहाँ पर एक चोरी हुई है। ये सब करने के बाद वो अपने भाई के घर जाता है और उसे इनवाइट करता है और फिर अपने घर वापस आकर सारा तमाशा करता है। और उसी शाम जब वो हॉस्पिटल से वापस आया तो उसने अपनी पुरानी प्रेमिका यानी अंजलि को फोन किया और उसे बताता है कि वो वैलेंटाइन डे पर अपनी मरी हुई पत्नी का शरीर उसे उपहार में देना चाहता है। हैरान अंजलि ने तुरंत ही तरुण के साथ सारे संपर्क काट दिए थे, क्योंकि वो घबरा गई थी और वो किसी भी मुद्दे में शामिल नहीं होना चाहती थी। और बाद में वो तरुण से वादा भी करती है कि वह इस हत्या के बारे में किसी को नहीं बताएगी। खैर ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है